बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान सईद रूफ आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से। अगरचे असम्बली में सियासत नहीं है, यहाँ के सिविल सेक्रेटरीट में सियासत नहीं है, उसके बावजूद भी घरों में सियासत बहुत ज़्यादा है। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ में सियासत बहुत ज़्यादा चल रही है। अगर बात करें साबिका नायब वज़ीर आला और PDP के जो सीनियर साबिका लीडर थे मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग ने अब शमूलियत इख्तियार की है पीपल्स कॉन्फ्रेंस में। जहां पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने घर वापसी की बात की, वहीं बात करें तो काफ़ी टाइम के बाद अब मुज़फ़्फ़र बेग का जो नाता है वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ गया है। अब सजाद के साथ मुज़फ़्फ़र बेग का जुड़ना, दूसरी तरफ मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी का अपनी पार्टी बनाना, और उन हालात में जहां यहाँ पे आर्टिकल को एब्रिकेट किया गया था उसके बाद ये सब चीज़ें जो है ये डेवलप हुई। तो सियासत पे किस तरह का असर पड़ रहा है? अब भतीजा एक पार्टी में है और जो चाचा है वो दूसरी पार्टी में, इस तरह की सियासत चल रही है। मेरे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी इसी मुद्दे पे मेरे साथ बराह रास्त जुड़े। हिलाल से बात करेंगे सियासत के हवाले से। हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बात करें असेंबली की, बात करें तो सियासत नहीं है, सिविल सेक्रेटरीट में सियासत नहीं है, मगर घरों के अंदर बात करें सियासत काफ़ी ज़्यादा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सियासत हो रही है। मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग का पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ना, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? क्या जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनके लिए किस तरह का ये खतरा बन सकता है, या जो नॉर्थ कश्मीर को स्ट्रॉन्ग करने की बात कही गई है एक पार्टी के लिए, वही फार्मूला लेकर आगे चल रहे हैं? देखिए रूफ, जैसा कि खुद ही आपने कहा कि अभी सियासी माहौल जो है जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है, लेकिन जो असेंबली इंतखाबात है, जिस चीज़ के लिए सियासत होनी चाहिए थी वो अभी दूर दूर तक उसका नामो निशान नहीं है। और माना जा रहा है कि डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो खत्म होने के बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराए जाएंगे। लेकिन कल की जो डेवलपमेंट है, आम लोग इसे किस नज़र से देखते हैं, यही काफ़ी अहम है। कल से ही सोशल मीडिया पे आपने देखा कि जब मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने इस बात का एतराफ़ किया कि अब घर वापसी हुई है। आज तक मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग घर से बाहर क्यों थे, ये दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरा मामला है, लेकिन अब जब वो घर वापसी उनकी हो गई है तो अवाम इससे किस नज़र से देखती हैं? आपको याद करना होगा कि साल 2019 में जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ और उसके बाद जब यहाँ पर सियासी आवाज़ जो थी वो खामोश थी, लेकिन सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी की सूरत में एक आवाज़ एक बार फिर से उभरने लगी और एक तंजीम की सूरत जिसने फिर इख्तियार की है और बहुत सारे लीडर उसमें शामिल हुए। और उस वक्त अल्ताफ़ बुखारी पर यही इल्ज़ाम लगाया गया या यही तशबीह दी गई कि ये नई दिल्ली का बहुत क्लोज है और नई दिल्ली के कहने पर करने पर ही यहाँ पर ये जमात बनी। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से अपने पार्टी के जो लीडरान हैं वो कहते थे कि जो कुछ भी पॉसिबल है वो नई दिल्ली से ही है, भले ही नई दिल्ली में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन कल जो हुआ है, सियासी मुबस्सिरीन के साथ साथ आम लोग भी ये कहते हैं, सोशल मीडिया पर जो अकाउंट्स है वो भरे पड़े हैं और कहा जा रहा है कि जो नया मूव हुआ है ये भी दिल्ली के कहने पर ही हुआ है। और बाज़ाब्ता तौर पर गुपकार डिक्लेरेशन जो बनाया गया था उससे सज्जाद गनी लोन को अलग करके फिर मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग को इस पार्टी में शामिल करना, कहीं ये सरेंडर तो नहीं है? ये एक बात। दूसरी बात यह कि क्या मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस में एक सिपाही की तरह काम करेंगे या सिपा सालार की तरह काम करेंगे, ये आने वाली सियासत में देखा जा सकता है। लेकिन मुबस्सिरीन यही कहते हैं कि इसका ज्यादातर नुकसान या फर्स्ट डैमेज जो होगा वो सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी की जो जमात है अपनी पार्टी उसको हो सकता है। मुबस्सिरीन का यह भी मानना है कि दोनों पार्टियों पर अब ये बात कही जा रही है कि इनके कनेक्शंस दिल्ली के साथ है, लेकिन लोगों में इनकी एक्सेप्टेंस क्या होगी वो इंतखाबात में ही देखा जा सकता है। हिलाल, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा। अगर बात करें चाहे हम मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी की बात करें कि जिन हालात में उन्होंने पार्टी को वजूद में लाया, फिर प्राइम मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर से मिले और कई वादे लेकर वो सामने आए, लोगों से भी उन्होंने वो जो बातें हैं वो शेयर की कि किस तरह वादे दिए गए हैं उनको, खासकर स्टेटहुड के हवाले से। और कहीं ना कहीं अब सजाद लोन को इस तरह, जिस तरह आपने खुद कहा कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को लेकर मरकजी सरकार के साथ इनको जोड़ा जा रहा है। मगर यहाँ बड़ी खबर ये भी आ रही है कि नॉर्थ कश्मीर को एक ही बैनर के तले अब ये लाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से सजाद लोन को कहीं ना कहीं इन लीडरों के साथ जोड़ा जा रहा है और इकट्ठा किया जा रहा है कि नॉर्थ कश्मीर में जितनी भी सीटें हैं वो एक ही बैनर तले आ जाए, एक ही पार्टी की हो, ताकि कल किसी भी सरकार को बनने में आसानी पैदा हो सके।
बिल्कुल, इससे कहते हैं कि जो मैंडेट है उसको फ्रैक्चर्ड करना, और इस तरह से जो कश्मीर है वो अब 3 हिस्सों में या 4 हिस्सों में तकसीम हो गया है। हम 3 हिस्सों में ही कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ पीडीपी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, बड़ी 2 जमातें हैं और कुछ छोटी छोटी जमातें, उनका एक महाज है। दूसरी जानिब जो सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जमात है, और तीसरी जानिब अब जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस बन चुका है। अब कहीं ना कहीं जो यहाँ का मैंडेट है वो डिवाइड हुआ है, और जम्मू में कहीं ना कहीं ये यूनाइटेड है। लेकिन जो ये डिवाइड हुआ है उसमें सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का रद्द-ए-अमल क्या है, उनसे कल सवाल भी पूछा गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और उन्होंने इस चीज़ का वेलकम किया है। उन्होंने कहा कि जितने चिराग उतनी रोशनी होगी, लेकिन साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों से अगर आप इस बात को अखज़ करेंगे और ये बात ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा कि सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जितनी अपीजमेंट दिल्ली का कर रहे थे उसमें काफ़ी तब्दीली आ गई है। काफ़ी वक्त से वो सड़कों पर निकलने की, एहतजाज करने की भी धमकी दे रहे हैं, और कल भी उन्होंने मिनरल्स एक्सट्रैक्शन को लेकर उन्होंने कहा कि वो सड़कों पर आ जाएंगे, और बाकी उनके अंदर एक गुस्सा जो है वो नजर आ रहा है। मुबस्सिरीन का मानना है कि ये गुस्सा सिर्फ इस चीज़ को लेकर है कि अब एक और फ्रंट या एक और जमात को कश्मीर के अंदर एक्टिवेट किया गया है, और मुबस्सिरीन यही कहते हैं कि अब दिल्ली के आशीर्वाद से दोनों जमातें चल रही हैं, और क्या दोनों जमातें आगे ले पाएंगी उस मिशन को, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इससे पहले पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी यही कहा जाता था कि उन्हें दिल्ली का आशीर्वाद है, लेकिन आज वो उस आशीर्वाद से कहीं ना कहीं किसी हद तक दूर नजर आ रहे हैं। चलिए हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी हिलाल आंजुरी बात कर रहे थे, और बात हो रही है सियासत के हवाले से। अगरचे इंतखाबात अभी नहीं हो रहे हैं क्योंकि अभी डिलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल होना है, मगर उससे पहले ही जम्मू कश्मीर की बात करें तो सियासत कहीं ना कहीं गर्म हो रही है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, एक लीडर का दूसरी पार्टी में जाना और दूसरे लीडर का तीसरी पार्टी में जाना, यह इशारा दे रहा है कि कहीं ना कहीं सियासत गर्म हो रही है। और अगर अब बात करें मुजफ्फर हुसैन बेग के हवाले से, तो मुजफ्फर हुसैन बेग जो है वो खुद पीपल्स कॉन्फ्रेंस में चले गए हैं, घर वापसी हो गई है, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडरान कह रहे हैं। मगर जो उनके भतीजे हैं, जो साबिका एमएलए रहे हैं बारामूला से, जावेद हसन बेग, वो अपनी पार्टी में है। मतलब अब बेग साहब के घर में 2 पार्टियों के बैनर होंगे जहां पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, और दोनों पार्टियों के लीडरान जो है एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देखें। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। अगर बात करें तो अब लोगों को, शायद लोग ये बोल चुके हैं कि कोविड-19 कहीं है, क्योंकि जिस तरह अब लोगों का बिहेवियर है, चाहे हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, गाड़ियों में जिस तरह लोग अब बैठते हैं या सरकारी दफातरों में बैठते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब कोविड-19 कहीं नहीं है। मगर मुल्क की कुछ रियासतों में कोविड-19 बड़ी तेजी से फैल रहा है, जिसकी तरफ वज़ीर आज़म ने इशारा भी दिया है कि उसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें और कल के दिन के हवाले से बात करें तो 100 से ज़्यादा पॉजिटिव केस जो हमारे सामने आए हैं। कोविड-19 फिर से फैल रहा है, बढ़ रहा है, और लोग जो है वो गफलत के शिकार है। मार्केट की बात करें, कहीं मास्क नहीं है, कहीं जो सोशल डिस्टेंस नहीं है, सरकारी दफातरों की बात करें, गाड़ियों की बात करें, कहीं भी अब लोग जो है वो एहतियात नहीं बरतते हैं। तो कोविड-19 के हवाले से, सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे हमारे सीनियर साथी सनम एजाज के साथ। सनम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं दूसरी लहर की जो बात हो रही है वो तेजी से बढ़ रही है, जिसका वज़ीर आज़म ने भी इशारा दिया मुल्क की कुछ स्टेट्स को लेकर कि वहाँ बढ़ रहा है और उसको रोकना बड़ा ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर में भी कल के दिन के हवाले से बात करें, 100 से ज़्यादा जो पॉजिटिव केस हमारे सामने आएंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या लोग उसी तरह प्रोटोकॉल का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग उसी प्रोटोकॉल के अंदर चल रहे हैं, मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, या बाकी चीज़ें हो रही हैं कहीं? देखिए, एक चीज जरूर माननी पड़ेगी, जिस तरह आपने कहा कि क्या लोग उस तरह का प्रोटोकॉल का ख्याल रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटोकॉल वो भूल चुके हैं, और उसमें आम लोगों की, हम इसमें कहें कि कोई गलती नहीं है, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि कोई भी नई चीज जब पहले आती है तो उसका खौफ भी होता है, डर भी होता है। तो उस खौफ और डर के दौरान जो पहले सरकार की तरफ से भी प्रिकॉशंस थी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आम लोग भी डरे हुए थे, लेकिन जब वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जब चलते गए तो ये यूज टू, हम जिसे अंग्रेजी का शब्द है, लफ्ज है, हम यूज टू हो गए, हमें आदत इसकी हो गई। तो जब आदत हो गई तो फिर लोगों ने इसकी तरफ वो एहतियात नहीं, क्योंकि वही होती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, फिर इसको घर की मुर्गी समझा जाने लगा, और जहां जहां इसका नुकसान होने की इसने किया वहां किया। कुछ लोगों ने हालात को देखते हुए, आसपास के जो सर्कमस्टेंस उनको देखते हुए ये भी बता डाला कि यार ये ऐसा नहीं है, आता है जाता है, जिसको मरना होगा वो मर जाए, जिसको वो, उस तरह की बातें जो हुई, और उसमें
फिर वो जो प्रिकॉशंस थी वो नहीं ली गई और दुनिया में अब दोबारा जिससे अब हम ये कहें ये थर्ड फेज आ रहा है, अब दूसरा नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके बाद एक और म्यूटेशन चेंज करके जो कोविड जो वुहान जो था चीन से वहां से जो आया था उसके बाद उसने म्यूटेशन की और अफ्रीका से लेके अमेरिका तक उसके कुछ नए केसेस नए तरीके का कोविड देखने को मिला और अब की खतरे जो है अब ये थर्ड फेज में कहीं ना कहीं ट्रांसमिट हो रहा है और थर्ड फेज में जिस तरह से मुल्क में इस वक्त सिचुएशन है, महाराष्ट्र में लगभग सरकार वहां की सरेंडर कर चुकी है, केरला हो या एक दो और स्टेट्स हो जहां पे सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल होती जा रही है। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी खबरें हैं कि यहां पर भी कल 100 से ज्यादा केसेस, 2 की मौत कोविड से हुई है और फिर जम्मू कश्मीर में ये सारी सिचुएशन जो है ये हालात को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अभी कंट्रोल में है, लेकिन ओवरऑल मुल्क की जो सिचुएशन है उसमें बहुत ही तेजी आ रही है। और जब मैं एक चीज जानना चाहूंगा, काफी टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि जिस तरह का पॉजिटिव केस हमारे सामने आए, क्या आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर फिर लॉकडाउन के कगार की तरफ जा रहा है, फिर से लॉकडाउन हो सकता है जम्मू कश्मीर में भी जिस तरह की सूरत हाल बन रही है? देखिए अंदाजा लगाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में ना सही लेकिन शुरुआत मुल्क में कहीं न कहीं से लॉकडाउन की हो ही जाएंगी। और जिस तरह कल वजीर आज़म ने जो अपना कोविड रिलेटेड उनकी जो मीटिंग थी उसमें भी उन्होंने कहा कि सरकारों पे लोकल जो स्टेट्स हैं या यूटीजी को की जो सरकारी है उन पे डिपेंड करता है कि वो अपने इलाके की सिचुएशन देखते हुए लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। उन्होंने पिछली बार, क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था तब मरकजी सरकार को बहुत कुछ झेलना पड़ा था, उसके लिए मरकजी सरकार को बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया था। तो अब की बार का लॉकडाउन अगर होता है, कोविड का लॉकडाउन होता है, तो कल ही जो है वज़ीर आज़म ने बता दिया है जो स्टेट्स हैं या यूटीज हैं वहां के एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। लेकिन जो सिचुएशन बन के निकल के आ रही है, जिस तरह से खबरें निकल के आ रही हैं, जिस तरह से पंजाब, केरला, मध्य एमपी और उसके साथ साथ महाराष्ट्र, ये 4 जो स्टेट्स हैं यहां की जो सिचुएशन देखने को मिल रही है उसको देख के अंदाजा हो सकता है कि वहां वहां लॉकडाउन हो सकता है। और जब एक स्टेट में लॉकडाउन हो गया तो फिर दूसरी स्टेट्स में या दूसरी यूटीज जो पास की यूटीज हैं वहां उसका इंपैक्ट रहेगा। तो जब अगर पंजाब में लॉकडाउन हो जाता है तो फिर जम्मू कश्मीर में भी हो ही जाएगा। और फिर अभी लॉकडाउन अगर ना कहें तो फिर अभी भी एहतियात बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे बड़ा एहतियात किया जाता है, बड़ा ख्याल सरकार की तरफ से रखा जाता है कि फिलहाल कोविड की जो सिचुएशन है, लेकिन लॉकडाउन अब की बार अगर होता भी है तो बहुत ज्यादा जिस तरह से प्रेडिक्शन हो रही है कि नुकसान जो है, जो लगातार इस वक्त इकोनॉमी जो है जो डाउन जीरो है, वो इकोनॉमी को और ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और दचका लगेगा और उसके साथ साथ जो है बाकी है। लेकिन इसमें कुछ एक्सपर्ट्स ये भी राय दे रहे हैं कि दुनिया के कुछ ममालिक हैं जहां पे कोविड भी हुआ, लॉकडाउन भी नहीं हुआ, मिसाल पाकिस्तान की जाती है, वहां जो एडमिनिस्ट्रेशन ने रोल अदा किया उस तरह से चलाया भी और इस तरह भी यहां पे भी उस तरह के कुछ इकदाम कहीं से कुछ सीखा भी जा सकता है, उस तरह के इकदाम उठाए जा सकते हैं। सनम, मैं एक आखिर में जानना चाहूंगा क्योंकि आप एक्सपर्ट से आपकी बात होती रहती है, अगर हम वबाई बीमारियों की बात करें तो वबाई बीमारियों ने अब जाल बिछा के रखा है, एक तरफ कोविड-19, दूसरी तरफ बर्ड फ्लू। तो जो आपकी एक्सपर्ट के साथ बात होती रहती है तो कितना एहतियात करना है लोगों को अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, क्योंकि 2 वबाई बीमारियां अभी हमारे इस समाज में हैं। क्योंकि जिस तरह अब अगर हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं बर्ड फ्लू के आसार भी नजर आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले एहतियात की अगर हम बात करें तो जिंदगी में एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। राह चलते भी आपके सामने खतरा रह सकता है, कोई भी ड्राइवर आपकी उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, वो खतरा बन सकता है, यानी खतरा हर जगह पे होता है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जैसा कि रोड पे, जिस तरह मैंने कहा कि रोड एक खतरे की घंटी होती है, तो इसी तरह बर्ड फ्लू और कोविड ये 2 बड़े खतरे हैं ये जम्मू कश्मीर में। इसके साथ साथ तीसरा जो खतरा है जिसको हम अभी तक नेग्लेक्ट कर रहे हैं, चाहे उस पर साइंटिस्ट अभी तजुर्बा कर रहे हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर कश्मीर वैली में पिछले 3 महीने से नौजवानों के हार्ट अटैक के केसेस हो रहे हैं, अचानक डेथ हो रही है। तो ये सबसे बड़ा खतरा है और इन हार्ट अटैक्स को ऑफिशियली तौर पे अभी कोविड के साथ ना रिलेट किया गया हो, लेकिन कुछ डॉक्टर्स, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही है कि जो कोविड के रिलेटेड केसेस होते हैं उनके ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं और ब्लड क्लॉट्स उनको पता भी नहीं चलता कि वो कोविड हुए होते हैं और फिर वो ब्लड क्लॉट्स की वजह से उनकी हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाती है। तो जम्मू कश्मीर में एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि कोविड तो सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जो क्लॉट्स वगैरह हो जाते हैं ये कोविड से, कुछ रिसर्च अभी तक हैं, वो ऑफिशियली तौर पे अभी तक यहाँ अनाउंसमेंट नहीं हो रही है, लेकिन यूएस या दूसरी कंट्रीज में जो रिसर्च हुई है उसमें माना जा रहा है कि कोविड से ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं। तो ब्लड क्लॉट्स को अगर हो जाए तो ये हार्ट अटैक के साथ जोड़े जाते हैं। फिर यहाँ पे बर्ड फ्लू है। चलिए सनम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
कोविड-19 का खतरा अभी भी है और साथ साथ बर्ड फ्लू भी कहीं ना कहीं दस्तक दे चुकी है। तो लोगों को कितना एहतियात बरतना है, कितना जो हम कह सकते हैं जो सरकार ने गाइडलाइंस बनाई हैं उनको फॉलो करना है। अब सरकार को भी चाहिए कि उन गाइडलाइंस को दोबारा से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करे, क्योंकि जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा कि जो दूसरी लहर आ रही है इसको रोकना बड़ा ज़रूरी है, वरना जो सारा मामला जो है वो हाथ से निकल जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि वो चेकिंग पॉइंट्स रखे, जहाँ पे भी लोगों की भीड़ जमा रहती है वहाँ लोगों को देखे क्या वो एहतियात कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, सोशल डिस्टेंस हो रही है। क्योंकि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो गाड़ियों में इतनी भीड़ रहती है तो सोशल डिस्टेंस का ख्याल जो है वो शायद लोग भूल चुके हैं। चलिए नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे महकमा सेहत के हवाले से। अगर हम बात करें तो एक हसास महकमा है, शायद सरकारों की तरजीह रहनी चाहिए थी इस महकमे की ओर, मगर जो ज़मीनी सतह की सूरत हाल बनी है उससे ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन इस महकमे को बेहतर तरीके से चलाने के लिए सीरियसनेस दिखा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चंद्रपुरा वांगनपुरा ईदगाह इलाके की। 20 साल पहले यहाँ पे यूपीएससी एक कायम किया गया था और उस वक्त इलाके में ज़मीन न मिलने की वजह से या सरकारी बिल्डिंग न होने की वजह से इसको एक प्राइवेट बिल्डिंग में रखा गया था, जहां 20 सालों से ये जो पीएससी काम कर रहा था। और उसके बाद साल 2002 और 3 में वहाँ के लोगों ने ज़मीन दी है, सरकार को डोनेट ज़मीन की है और जहाँ पे बिल्डिंग बनाई गई है। और साल 2006 में वो बिल्डिंग जो है पीएससी के लिए जो बनाई गई थी वो मुकम्मल हो गई थी। उसके बाद साल 2006 से लेकर अभी तक साल 2021 तक इस बिल्डिंग को शिफ्ट नहीं किया गया है, जो पीएससी जो काम कर रहा है प्राइवेट बिल्डिंग में। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया अगर बिल्डिंग बनाई गई है तो क्यों उसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। आप सुनिए पहले लोग क्या कह रहे हैं इस हवाले से कि लोगों ने किस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर, हेल्थ महकमे के अफसरान पर। जनाब, मसला ये है कि जो आप हमारे पीछे ये बिल्डिंग देख रहे हैं, आज से 20 साल पहले क्या हुआ कि इस वांगनपुरा एरिया में एक डिस्पेंसरी अलॉट की गई, तो लेकिन उस टाइम पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जो वो जगह थी नहीं, तो उस टाइम पे वो एक रेंटेड बिल्डिंग में उनको जगह मिली जो कि वो अभी तक फंक्शनिंग हो रही है। तो मीनवाइल उसी दौरान एक ज़मीन अलॉट की गई जो कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये बनाई गई एंड बैक इन 2006 ईयर में ये कंप्लीट हुई। सिंस देन आज से लेकर तब से लेकर आप तक 20 साल होने को हैं, 14-15 साल होने को हैं, ये अभी तक फंक्शन में नहीं आई। जबकि आप देख सकते हैं इसका क्या हाल, ये डिफंक्ट हो चुकी है, ये वर्किंग कंडीशन में लग नहीं रही है। हमने रिपीटेडली अपील की, डीसी श्रीनगर से भी की, हमने सीएमओ हेल्थ के पास भी गए, हमने ग्रीवेंस सेल के थ्रू भी कोशिश की अप्रोच करने की। वहाँ से जो जवाब सीएमओ साहब ने दिया वो ये दिया कि जनाब इसको 14 साल हो चुके हैं बने हुए, लेकिन ये हमें अभी तक हैंड ओवर हुई नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग क्या हुआ, हम डीसी श्रीनगर साहब के पास भी गए, हमने उनके पास काफ़ी अपील की, काफ़ी रिक्वेस्ट की कि ये हैंड ओवर की जाए कंसर्न हेल्थ डिपार्टमेंट को ताकि ये फंक्शन में आ जाए, लेकिन वो सारी बातें लगता है वो डेफ ईयर्स में जा रही हैं। अभी तक जो है इसके रिगार्डिंग कोई एक्शन नहीं लिया गया। और आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग के धीरे धीरे बिल्डिंग जो है खस्ता हो रही है। मीनवाइल 2014 में जब फ्लड्स आए, फ्लड्स के बाद जो है इसके अचानक से टेंडर्स निकले, इसकी फेंसिंग वगैरह की गई, आप देख सकते हैं इसको वापस फिर से रेनोवेट किया गया, लेकिन अभी भी ये इन फंक्शनिंग में नहीं है। और हम वी फेल टू अंडरस्टैंड कि इतने सालों बाद भी अपनी डिस्पेंसरी जो है एक रेंटेड बिल्डिंग में फंक्शन कर रही है, जबकि उनके पास अपनी एक बनी बनाई बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ पे अभी भी फंक्शन नहीं किया जा रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न? आप ना आपकी वसादत से हम उनको अपील करते हैं कि जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको लुक इनटू करते हैं, काइंडली इसकी तरफ तवज्जो दें और इसको फंक्शन में लाएं। चलिए नाज़रीन, आपने लोगों की बात सुनी है। अगरचे इन्होंने हेल्थ महकमे के जो जिम्मेदारान हैं उनके पास भी चले गए हैं, तो इसको हैंड ओवर टेक ओवर का मामला लेकर इस बिल्डिंग को अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाया जाए। लोगों ने कहा कि ये बिल्डिंग खस्ता हो जाएगी और जिस जगह पे अभी पीएससी काम कर रहा है शायद वहाँ पे फिजिबल फैसिलिटीज़ नहीं है, लोगों को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों ने उस वक्त इकदाम उठाए थे इस बिल्डिंग को बनाने के हवाले से। मगर ये सितम ज़रीफ़ी है कि एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे ये सारा मामला जो है वो पड़ा हुआ है, क्योंकि श्रीनगर में है। वांगनपुरा की बात करें तो श्रीनगर का ईदगाह इलाके में की बात करें, वहाँ पे ये सारा मामला है। अगर दूरदराज गाँव की बात करें तो वहाँ इस तरह के मामला तो आए रोज़ हम देखते रहते हैं, मगर श्रीनगर में भी एडमिनिस्ट्रेशन की नज़रों से ओझल है ये पीएससी, जहाँ बिल्डिंग बनाई गई है मगर आज तक उसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे महकमे तालीम के हवाले से। डूरू शाहबाद की बात करें, वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल जो था इस इलाके में, जहाँ पे बच्चे ज़ेर तालीम थे और उस स्कूल को फिर दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है। आज स्कूली बच्चों के साथ साथ उनके वालिदैन ने एसडीएम
जो वहां के हैं उनके ऑफिस के बाहर एहतिजाजी धरना दिया और उन्होंने सरकार के इस फैसले के खिलाफ नाराबाजी की। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के लिए उस दूसरे स्कूल में जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल को क्यों मुंतकिल किया गया है ये उनको आज तक पता नहीं चला। अगर पहले स्कूल खोला गया फिर क्यों मुंतकिल किया गया है। आप लोगों की बात सुनिए और बच्चों की बात सुनिए क्या कह रहे हैं इस हवाले से, सरकार के इस फैसले के हवाले से, जहां उन्होंने एहतिजाज किया है SDM ऑफिस के बाहर। हमारे स्कूल में बहुत प्रॉब्लम है, हमारे पास स्कूल भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें एक स्कूल हमारे गांव में ही दिया जाए और हमें वहाँ ही पढ़ाया जाए। तो कहाँ पढ़ते हो आप इस वक्त? हम JK मीर सिंह में पढ़ते हैं। स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शिश्तरगांव। हम चाहते हैं कि हमें स्कूल दिया जाए, वो भी अपने ही गाँव में। अच्छा स्कूल शिश्तरगामिस मज गोडनेथ रेंट दिवान कह आज 2003 मज ये RT मास्टर लग पे दित घर वाल एक जमीन तम सात दित तमो जमीन पे गई बच्चे थोड़ा बहुत तोत पे गो हाई स्कूल यह गो मिडल स्कूल गो प्राइमरी स्कूलस मज तब्दील पे कर तम घर वाल मकान पन नहन रेंटस पे गई सन शुर दरबदर हेकान पढ़ कहीं पे वत बेस जाए तथ वन शिनचक अस नाड़ अत शिनचकस मज ये बच्चन खतरे क्या सैलाब तक हाप वनकस चेक कर वनकस जाल वाल हाप सद खतरे क्या रात गई बच्चे कर गई तोड़ स्कूल मज तक 10 बजे तक टीचर कहीं कम से कम बच्चे 100-150 यम दरबदर पन्निस गामस मज स्कूल आसन बाकी सन डिमांड ये। चलिए, डूरू शाहबाद के लोगों का बच्चों का एहतिजाज स्कूल को शिफ्ट करने के हवाले से उन्होंने SDM ऑफिस के बाहर एहतिजाज किया। इधर बात करें नॉर्थ कश्मीर की तो वतवान पटन का इलाका जहां पे एक प्राइमरी स्कूल कायम किया गया है और प्राइमरी स्कूल जो कायम किया गया है वो दुकानों के अंदर अभी कायम किया गया है और काफी टाइम से दुकानों के अंदर बच्चों को तालीम दी जा रही है। बिल्डिंग न होने की वजह से वहां पे बच्चों को काफी ज्यादा मुश्किलात हो रही है और दुकानों के अंदर जो मार्केट के साथ ही दुकान है वहां पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इस हवाले से वालिदैन ने सरकार से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की है कि एक बिल्डिंग को बनाया जाए और वहां पे इस स्कूल को शिफ्ट किया जाए क्योंकि उनके बच्चों को मुश्किलात हो रही है और दो दुकान में किस तरह तालीम हासिल कर सकते हैं। और प्राइमरी तक का स्कूल चल रहा है, मतलब नर्सरी से लेकर 5वीं तक के बच्चों को दुकानों में जो वहां के असातिज़ा साहिबान वो पढ़ा रहे हैं और 50 के करीब वहां पे बच्चे जेर तालीम है। लोगों ने इस हवाले से किस तरह बात की है, क्या कहा है, हम आपकी नजर करते हैं। स्कूल अत गो वारिया काल ये रेंटस पे मगर बिल्डिंग कहीं तुम वुचान ये दुकानस मज अमन गसान मतलब वंदस मज मतलब कहीं रेत पेवान अमन पारन ये कि वंद किस रेतस मज तो अमन शुठान बे मतलब पूर बिल्डिंग कहीं अगर अमन ये पे पन बिल्डिंग मतलब तत जमीन कुनाल 2 कुनाल तथ मज ये मतलब ये बिल्डिंग बनान तत मतलब गेम्स एक्टिविटीज तरान तम मतलब वाश हेकान असल पे कर ये मतलब 4 दीवार अंदर तो ये हेकान पूरा मतलब दुकान तो बे कमरा गवर्नमेंटस अपील करान कि अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट वनान मान यूता मतलब करान मतलब तरक्की तो मगर ये वटवान स्कूल पटनस मज मतलब क्या वनिस तान मतलब ये दुकान मज पारान अत गई जल्द ये कि बिल्डिंग दस्तियाबी दिन के। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे महकमे बागबानी के हवाले से। अभी बागबानी की बात करें तो सीज़न जो है वो अब यहाँ पे शुरू हो चुका है और लोग जो है वो अपने बागों में काम कर रहे हैं। इस हवाले से महकमे हार्टिकल्चर ने एक प्रोग्राम इनकाद किया है, अवेयरनेस कम इंटरेक्शन प्रोग्राम, जिसके तहत मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए ज़मींदारों को आज, बाग मालकान को आज जैनापोरा के लिए रवाना किया गया है। वहाँ पर वो मुख्तलिफ जो नई टेक्नोलॉजीज़ आई है उसके तहत कैसे बाग बनाए जाते हैं, कैसे अपने जो मेवाजात है उनको प्रिजर्व रखा जाता है और किस तरह जो पेड़ लगाए जाते हैं मुख्तलिफ मेवाजात के उनको किस तरह बढ़ाया जाता है, किस तरह उनकी देख रेख करने की ज़रूरत है। इस पूरे मामले पर उनके साथ बात होगी, उनके साथ इंटरेक्शन होगी और उनको अवेयर किया जाएगा। और इस ये जो ज़मींदारों की टोली आज चली गई, इसको आज डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने उनके श्रीनगर वाक़ा हेड ऑफिस राजबाग से हरी झंडी दिखाई है और इस मौके पर उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की इस प्रोग्राम के हवाले से। उनका क्या कहना है इस प्रोग्राम के हवाले से, हम आपकी नज़र करते हैं। आज हमने ये एक्सपोजर विजिट की शुरुआत की है ना, इस मार्च में हमने यहाँ
शोपियान से, पुलवामा से या जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भी हिदायत दी, और आज यहाँ श्रीनगर से भी हमने ये रवाना किया फार्मर्स का एक बड़ा ग्रुप एडवांस सेंटर जैनापुरा के लिए। वहाँ हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो हाई डेंसिटी के कॉलोनर रूट स्टॉक हैं, या दूसरी जो हमने वहाँ हाई डेंसिटी के प्लांट बनाए हैं कैसे बनते हैं, वहाँ के जो हाईटेक ग्रीन हाउसेज हैं, या दूसरी जो हमने वहाँ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, तो वो देखेंगे और उनको थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा कि हमें कैसे नर्सरीज डेवलप करने हैं, हमने प्रोनिंग या दूसरी वीडिंग या दूसरी चीज़ें जो भी हैं हार्टिकल्चर में जो भी ऑपरेशंस है वो किस तरीके से करने हैं। वहाँ हमारी सॉइल टेस्टिंग भी होती है, तो हर चीज़ का ये प्रैक्टिकली मुशाहिदा कर लेंगे। हमारे एक्सपर्ट भी इनके साथ हैं, तो कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास नॉलेज है वो डिसेमिनेट हो जाए, ये भी समझें, ये भी सीखें कि कैसे ऑपरेशंस करने हैं जदीद तरीके से और मैकेनाइजेशन का कैसे इस्तेमाल करना है। ये अपनी नर्सरियाँ बना सकते हैं या ये अपने आर्चार्ड बना सकते हैं। यहाँ श्रीनगर में काफ़ी सारा लैंड है, यहाँ पंजीनारा साइड में है, ये ज़्यादा पंजीनारा के ही हैं, तो इनको भी हमने यही कहा है कि आप पंजीनारा में अगर अपनी बागात बनाना चाहेंगे तो आप सॉइल की टेस्टिंग करा दो। सॉइल टेस्टिंग के बाद आपको जो भी सपोर्ट चाहिए डिपार्टमेंट के वो करने के लिए हम तैयार होंगे। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।